अब शायद है ना, ये जो बैकग्राउंड नॉइस है वो नहीं आएगा आपके पास। अभी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आ रहा है। अब शायद नहीं आना चाहिए। एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है ना। तो शुरू कर देते हैं अपने सेशन को और इस क्लास को। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस के, कुछ है ना स्टूडियो के बाहर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा है ना ये डिस्टरबेंस आपको हो सकता है। ठीक है? चलो मैं कोशिश करूंगा कि चलो जी, ठीक है ना। तो शुरू कर देते हैं अपने सेशन को और इस क्लास को। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। डेट मैंने डाली दी है 14 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था या चैप्टर चल रहा था एम एस ऑफिस, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड में आपको समझा रहा था, और एम एस वर्ड में आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने फाइल और होम इन दोनों मेन्यू को कंप्लीट कर दिया था, है ना। तो आज की क्लास में हम इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जल्दी से फटाफट है ना सारी फॉर्मेलिटीज कर लेता हूँ। ठीक है। तब तक अगर कोई डाउट भी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। हम है ना जिस वर्जन या जिस संस्करण को पढ़ रहे हैं एम एस ऑफिस में, इसका नाम क्या है? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 365। बट माइक्रोसॉफ्ट 365 को पढ़ते हुए भी हम हर एक वर्जन को यहाँ पर समझ रहे हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जिस एप्लीकेशन को हम अभी पढ़ रहे हैं इसका नाम है बेटा एम एस वर्ड। और एम एस वर्ड को अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम इसको वर्ड प्रोसेसर के नाम से बोल देते हैं। हिंदी में भी इसको वर्ड प्रोसेसर ही कहा जाएगा। यानी कि एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। ठीक है। मेन्यू बार की तरफ जाएंगे तो मेन्यू बार में आपको जो शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब के नाम से बोला जाता है। तो कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं आपके सामने। एक तो फाइल के नाम से, इसके बाद है होम के नाम से, इसके बाद है इंसर्ट के नाम से, इंसर्ट के बाद आ जाता है ड्रॉ के नाम से, ड्रॉ के बाद आता है डिजाइन, डिजाइन के बाद लेआउट। पहले इसको पेज लेआउट कहा जाता था। फिर आएगा दैट इज मेलिंग्स, मेलिंग्स के बाद आता है रेफरेंस, सॉरी रेफरेंसेस पहले आता है उसके बाद मेलिंग्स आएगा। ठीक है। यहाँ पर आएगा पहले रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बाद आता है बेटा मेलिंग्स, मेलिंग्स के बाद आता है रिव्यू, और रिव्यू के बाद आता है व्यू, और व्यू के बाद आता है हेल्प। तो टोटल मिला के ना मेन्यू बार के अंदर इतने सारे मेन्यू या टैब हमें दिए गए होते हैं। ठीक है जी। मैं अभी आपके डाउट बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। और यहाँ नीचे की तरफ आपको एक मोटी सी पट्टी मिलती है जिसको रिबन कहा जाता है। और आपको पता ही है रिबन पर आपको टूल्स एंड कमांड्स दिखाई देते हैं किस फॉर्म में? पहले ग्रुप्स होंगे, फिर ग्रुप्स के अंदर टूल्स या कमांड्स होती हैं। तो फाइल वाला हमने डिस्कस कर ही लिया, होम वाला डिस्कस कर लिया। आज की क्लास में हम इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर
अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है सर एक बार फॉन्ट साइज को बता दीजिए। देखिए मैंने फॉन्ट साइज के बारे में ये बताया था आपको। देखो जिस तरीके से है ना, आप अपनी हैंड राइटिंग में भी अगर कुछ लिखते हो ना, अपनी हैंड राइटिंग में, तो वो भी तो आप छोटा या बड़ा लिख सकते हो ना। भाई सपोज दैट कि कोई तो बहुत छोटा छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, तो इसी को बोलते हैं फॉन्ट का साइज। अब क्या हमें फॉन्ट के साइज को चेंज करने की परमिशन होती है एमएस वर्ड में? तो हाँ होती है। तो उसमें क्या लिमिटेशन या क्या पॉसिबिलिटी है? तो फिर हमें पता चला कि एमएस वर्ड में एक हमारे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू खुल के आती है, ओपन होके आएगी। वो एक इस तरीके की लिस्ट आती है, ठीक है, जिसमें हमें ऑप्शन दिए जाते हैं 8 से लेकर 72। अब एक बार ये बात मैंने पहले भी बताई है, दोबारा से दोहरा देता हूँ। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक ऐसी मेन्यू या लिस्ट जिसमें कई सारे ऑप्शन हो और वो नीचे की तरफ गिरते हुए आपको दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी लिस्ट को पुल डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन हमें दिए जाते हैं वो 8 से लेकर 72 तक होते हैं केवल। बट ये फॉन्ट के साइज का मिनिमम और ये मैक्सिमम नहीं होता है। मिनिमम अगर आप मैनुअली यहाँ पर टाइप करना चाहें खुद से तो 1 टाइप कर सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ टाइप करना चाहें तो 1638 तक कर सकते हैं। इसका मतलब कि एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638 होता है। बाय डिफॉल्ट मैंने ये बताया था कि 2013 वाले वर्जन तक तो बाय डिफॉल्ट 12 फॉन्ट का साइज होता था, और 2007 वाले वर्जन और उसके आगे के जितने वर्जन या संस्करण हैं उनमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 पॉइंट पर कर दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 72 पॉइंट्स हमारा फॉन्ट का साइज है, तो रियल में ये ये कितना मेजरमेंट होता है? तो ये होता है बेटा 1 इंच के बराबर। यानी 1 इंच जितना साइज होता है, और आप जानते ही हैं कि 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर भी होता है। तो 1 इंच बराबर कह दो या फिर 2.54 सेंटीमीटर कह दो, उतना ही होता है 72 का ये मैक्सिमम साइज। 1 इंच लगभग इतना बड़ा होता है, तो 1 इंच साइज हो जाता है 72 पर। बट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1638। तो अगर 1638 वैसे पूछा नहीं जाता कि ये कितना इंचेस होगा या कितना सेंटीमीटर होगा, केवल ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं तो ये पूछते हैं 72 कितना पॉइंट होता है, 72 पॉइंट कितने इंचेस होता है? 1 इंच। एक बार मैंने पेपर में ये और देखा है, 36 पॉइंट पूछ लिया था कि 36 पॉइंट है ना, बताओ कितना कितना साइज होता है। तो देखो 72 का आधा कर दो, हो गया 36। तो ऐसे ही 1 इंच का आधा कर दो तो आधा इंच हो जाएगा। ये इसका सही आंसर था, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट फॉन्ट के साइज का, ठीक है। बाकी एक बच्चे ने ये लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है सर ये बैच अच्छा कब खत्म होगा? ठीक है मैं बता दूं, देखो भाई सीधी सी बात है, जब आपको इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको बताई थी या इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से, है ना, आपको सारे के सारे चैप्टर या टॉपिक के नाम लिखवाए थे, कितने चैप्टर या टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो उनमें से एमएस ऑफिस चल रहा है। इस एमएस ऑफिस के बाद है ना, जैसे ये खत्म होगा, इंटरनेट नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिक्योरिटी, डाटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नंबर सिस्टम, यानी 6 टॉपिक और बचेंगे, जिनमें से इंटरनेट वाले चैप्टर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कई क्लासेस होती हैं। उसका नेटवर्किंग और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, फिर उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इतना टाइम लगेगा लगेगा। बाकी देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला भी था कि है ना, करीब करीब 50 से 55 क्लासेस, 55 क्लासेस के आसपास तो होंगी होंगी, इससे कम तो नहीं हो सकते। बट अगर किसी का एग्जाम है नज़दीक तो वो है ना वीओडी वाले सेक्शन में से भी किसी भी चैप्टर को पूरा कर ले अपना जल्दी से, तो वो लाइव ना देखे। आपको एक चीज देखना, कोई भी चैप्टर अगर आप देखें तो या तो वो चैप्टर लाइव वाला पूरा देखना या फिर वो रिकॉर्डेड वाला पूरा देखना, दोनों मत देखना एक साथ कि आज एक क्लास देख ली मैंने वीओडी वाले में से, एक देख ली लाइव में से, तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। आपका जो जब भी पेपर हो, आप जब भी क्लासेस देखें तो कोई एक ही क्लास देखें किसी भी चैप्टर की। जैसे आपको नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग पढ़नी है, तो या तो लाइव में से देखना जब हो जाए वो, या फिर रिकॉर्डेड में से देख लेना, और रिकॉर्डेड में से देखा तो फिर लाइव मत देखना, कोई एक देखना, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे पॉइंट्स है ना ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो जाते हैं, कई सारे पॉइंट छोड़ने भी पड़ते हैं हमको, है ना। आप समझ में आया नहीं?
फिर आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, सर उसमें एक पॉइंट आपने ज्यादा लिखवाया था, इसमें एक पॉइंट कम है, इस चैप्टर में आपने 2 पॉइंट ज्यादा लिखवाए, उसमें एक कम लिखवाया था, ऐसे करने लगोगे तो वो हमें चेंजेस है ना एग्जाम के हिसाब से करने पड़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं, किस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, उस हिसाब से थोड़ा हम लाइव और वीओडी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो भी आप ही लोगों के लिए होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक बच्चे ने ये लिखा है सर ऑप्शन में 1 और 8 दोनों एक साथ आ जाए तो। देखो वैसे तो है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है, मिनिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है, अब इसके कितने आंसर हो सकते हैं? इसके 2 आंसर हो सकते हैं ना। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट का साइज तो 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, तो एक ऑप्शन पे तो 8 भी हो सकता है। और अगर मैनुअली हम टाइप करें तो मिनिमम 1 भी टाइप कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 1638 होता है ना। तो फिर एक ऑप्शन पे 1 भी हो सकता है। अब ऐसा मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए जाएं। अगर देते हैं तो फिर उन्हें अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि आपको जो पुल डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देती है उसमें मिनिमम कितना होता है, या फिर लिखना पड़ेगा मैनुअली आप एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो 1 आंसर होगा। और अगर ऐसा भी लिख कर नहीं दिया गया तो समझ लेना कि जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति था उसने थोड़ी लिटिल लिटिल लगा रखी थी। समझ रहे? लिटिल लिटिल लगाने का मतलब क्या है? निक्की निक्की मार रखी थी उसने जब पेपर बना रहा था वो। आप बोले सर इतनी बड़ी बात बोल रहे हो आप। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कितने एग्जाम देख लो जिनमें ना लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देख लो, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लोग रिट दायर करते हैं, यानी ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये नहीं, ये सही होना चाहिए, जबकि आंसर की में आंसर गलत दिया होता है। और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो बदनाम है इस चक्कर में। हर बार पेपर जो कराते हैं हर साल, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिनमें लोग ऑब्जेक्शन दायर करते हैं कि भैया ये गलत दिया है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में पिछली बार जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम 2023 में, आई थिंक 2 से 7 मार्च के बीच में, उन्होंने वहां पर इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस ही नहीं बोला। मतलब एक ऑप्शन पर लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होती हैं, उसको वो सही मान रहे हैं। अरे बिल्कुल गधे हैं क्या आप? एक ढंग से 20 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आप उसमें ये कह रहे हो इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती, जबकि पेरिफेरल डिवाइस की डेफिनेशन ही यही है कि कंप्यूटर में बाहर से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट की जाएंगी वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो इनपुट डिवाइस बाहर से कनेक्ट होती हैं, हाँ, तो पेरिफेरल डिवाइस हुई या नहीं है? और आप एसएससी का एग्जाम ले रहे हो इंडिया लेवल का, और आप बताओ क्या कर रहे हो? फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनको नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं हुआ था, कई सारे क्वेश्चन में हुआ था कंप्यूटर के। तो एक इंडिया लेवल का एग्जाम कराने जा रहे हो आप, और आपको मतलब इतनी अकल नहीं है, क्या करा जाए। ठीक है भाई, राजस्थान में कई बार गड़बड़ी हुई है, एमपी में गड़बड़ी होती है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में गलती देते हैं आंसर। तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, चलो अब बहुत सारी चर्चाएं बातें हो गई, आ जाओ टॉपिक पे लौट के। तो फाइनली है ना, हम इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले ही यहां पर ग्रुप देखने को मिलता है बेटा, वो है टेबल के नाम से। क्या है? अच्छा, इंसर्ट में पहले एक चीज और आएगी पेज के नाम से। तो सबसे पहले ही है ना, हमें यहां पर एक ग्रुप मिलेगा जिस पे लिखा होता है पेज या पेजेस लिखा होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसमें बेसिकली हमें 3 टूल दिए गए होते हैं। पहले टूल पर लिखा हुआ है दैट इज कवर पेज। ये क्या चीज है भाई? देखो, एमएस वर्ड की फाइल में जब आप काम करते हैं ना, तो आपके सबसे वाले पहले पेज से ही आप टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट कि एमएस वर्ड की फाइल में ये सबसे पहला पेज है, आप यहां से लिखना शुरू कर दो, यहां से टाइपिंग करना शुरू कर दो, फिर ऐसे दूसरा पेज आ जाएगा, उस पर टाइपिंग करना शुरू कर दो, और ये फाइल फिर जितनी बड़ी आपको बनानी है बनाइए, और फिर जिसको भी भेजनी है, जिसको भी दिखानी है दिखा सकते हो। बट आपके पास अब एक ऑप्शन और ये भी है कि आप चाहें तो इस पहले वाले पेज से ऊपर भी है ना एक नया पेज ऐड कर सकते हो जिसको कवर पेज कहेंगे। इससे क्या फायदा? आपके जो ओवरऑल फाइल है ना उसका अपीयरेंस यानी उसकी दिखावट अच्छी हो जाएगी। ये उसी तरीके से जैसे किसी किताब को जब आप ओपन करते हैं तो पहला ही पेज खोलते ही है ना चैप्टर नहीं शुरू होता है, सबसे पहला पेज खोलते एक प्रीफेस लिखा होता है कि ये किताब है ना किस रिगार्डिंग लिखी गई है, किसने लिखी है, किसको डेडिकेट की करके लिखी गई है, इस किताब में आपको क्या देखने को मिलेगा।
या फिर अगर आपके पास कोई नोटबुक है ना, उस नोटबुक को जैसे ही आप खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पे लिख देते हैं ना कि ये इस सब्जेक्ट की नोटबुक है, मेरा नाम ये है और ये सब्जेक्ट है, इस तरीके से पूरी डिटेल लिख देते हो। तो उसी तरीके से समझ लो कि एमएस वर्ड में भी कवर पेज का ऑप्शन आपको दे दिया है। तो जब भी किसी ये फाइल बनाकर किसी को आप भेजेंगे तो उसको सबसे पहले कवर पेज दिखेगा, उससे इस फाइल के बारे में थोड़ा बहुत वो पढ़ लेगा, फिर आगे फाइल को देखना शुरू करेगा। तो ओवरऑल अपीयरेंस के लिए, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की दिखावट के लिए, दिखावट को बेहतर करने के लिए ना कवर पेज नाम का टूल यहां पर दे दिया गया है। इसके बाद है ना आपको यहां पर एक टूल और मिलेगा जिसे पेज ब्रेक कहते हैं। ये क्या चीज होती है भाई? देखो, पेज ब्रेक इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना पड़ता है। और इसका मीनिंग ये होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका एमएस वर्ड की फाइल का सबसे पहला पेज है, यानी पेज नंबर 1। अब होता क्या है यूजुअली कि आप किसी पेज पर लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, जब लास्ट वाली लाइन पर आप पहुंचते हैं ना, फिर भी अगर आप अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखें तो ऑटोमेटिकली है ना दूसरा पेज अपने आप बन के आ जाता है, यानी पेज नंबर 2। समझे नहीं? यहां लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो, और जैसे आप और कंटिन्यू लिखते जाओगे दूसरा पेज अपने आप बन के आ जाता है। तो आपको यहां पर यह कहा जाए कि दूसरा पेज भी लाना है, और आप पूरे पेज को मत भरिए, जहां तक आपका मन करे वहां तक तो आप लिखो, उसके बाद दूसरे पेज पर डायरेक्टली जंप कर जाओ। जैसे पहले वाले पेज पर केवल आपने 2 लाइनें लिखी, अब आप यहां से आगे नहीं लिखना चाह रहे हो, जबकि पेज अभी भी खाली पड़ा हुआ है, आपको जंप करके सीधे दूसरे पेज पर लिखना है। तो इसी को पेज ब्रेक के नाम से बोल दिया जाता है। इसके लिए जो टेक्निकल भाषा इस्तेमाल की जाती है वो ये है, टेक्स्ट एंड हियर एंड मूव टू द या जंप टू द नेक्स्ट पेज। यानी जहां पर आप हैं वहीं पर अपनी टाइपिंग को या टेक्स्ट को एंड करके दूसरे पेज पर जंप कर जाओ। इसे क्या कहा जाता है? इसी को पेज ब्रेक टूल कहा जाता है एमएस वर्ड में। चाहे भले ही आप यहां पर एक शब्द लिख दो, एक लाइन लिख दो, जितना लिखना चाहें, इतना सा लिखने के बाद ही आप कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो या फिर इस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली है ना आपका जो कर्सर है वो यहां पर आ जाएगा दूसरे पेज पर। तो टेक्स्ट एंड हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज, या कर्सर मूव टू द नेक्स्ट पेज, यानी टेक्स्ट को वहीं खत्म करके अगले पेज पर जंप करने को क्या कहा जाता है? पेज ब्रेक कहा जाता है। बताओ जी, समझ में आ गई बात है नहीं? अब ये चीजें लिखना चाहें तो लिख लो, और बाकी आपको बताइए, लिखने की जरूरत तो नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैं आपको देता ही हूँ, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर एज इट इज ये सारे पॉइंट और इनके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी लिखी मिल जाएंगी आपको, है ना। एमएस वर्ड के नाम से पीडीएफ फाइल है। और अभी मैंने एक काम और भी किया है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने वहां पर सीक्वेंस वाइज भी सारी पीडीएफ वहां पर लगाई है। तो आप चाहें तो उन पीडीएफ फाइल को एक्सेस कीजिएगा डाउनलोड करके, चाहे तो आप मोबाइल में पढ़ो, कंप्यूटर में पढ़ो, टैबलेट में पढ़ो, या प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनते रहिए, डाउट पूछिए। इसके बाद है ना यहाँ पर एक और टूल आपको देखने को मिलेगा और वो है ब्लैंक पेज के नाम से। ये क्या चीज होता है? देखो, जस्ट सपोज दैट कि आपने एमएस वर्ड की फाइल में ये पेज बनाया, पेज नंबर 1, इसके बाद आपने एक और पेज बनाया, पेज नंबर 2, यानी कि टाइप किया, आपने टाइपिंग कर ली। फिर अचानक आपको ये ध्यान आया कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 के बीच में ना एक और पेज होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन है आपके पास कि इन दोनों पेज के बीच में ना आप अचानक से ही एक नया पेज ऐड कर दें? हाँ, तो उसी को ब्लैंक पेज के नाम से बोला जाता है। तब आप क्या करेंगे, आप है ना पहले वाले पेज पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप एंटर इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली P1 और P2 नाम के पेज के बीच में ना एक और नया पेज ऐड हो जाएगा P2 के नाम से, और जो P2 नाम के पेज पर जो भी लिखा था वो मूव कर जाएगा P3 वाले पेज पर। और इस तरीके से 2 पेजेस के बीच में एक नया पेज ऐड किया जा सकता है। बताओ जी, समझ में आ गया नहीं? अदरवाइज पता क्या करना होता है? अदरवाइज तो आपको P2 पे जितना भी ये सब कुछ लिखा था उसे सेलेक्ट करोगे, फिर सेलेक्ट करके कट करोगे, फिर नया पेज ऐड करोगे, उस पर पेस्ट करोगे। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि पहले पेज पे क्लिक करके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो, अपने आप ये ना P1 और P2 पेज के बीच में यहाँ एक नया पेज आ जाएगा। तो P2 वाला जो कंटेंट है वो P3 पे ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप। तो ओवरऑल कहानी हमें ये समझ में आ गई कि एमएस वर्ड की फाइल में काम करते हुए हम 3 चीजें या 3 पेजेस या 3 तरीके के पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कवर पेज, जो हमारी फाइल का सबसे पहला पेज बन जाएगा। फिर है ब्लैंक पेज,
किन्हीं भी दो पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज को ऐड करना, और एक है पेज ब्रेक, जिसमें आप जहां कहीं भी होंगे वहां से टेक्स्ट को एंड करके आपको सीधे नेक्स्ट पेज पे जंप करा दिया जाएगा, नेक्स्ट पेज अपने आप बन के आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखो, इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको यहाँ एक और ग्रुप देखने को मिलेगा, वो है टेबल के नाम से। तो पहली बात तो यह है कि क्या एमएस वर्ड में टेबल बनाई जा सकती है? तो आंसर है जी हाँ जी, टेबल बना सकते हो आप। और टेबल अगर आप बनाते हैं तो ऑब्वियस है कि आप दो काम कर सकते हैं यहां पर, या तो आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या है? ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि आपके सामने रो और कॉलम वाली एक ग्रिड दिखाई जाती है टेबल की, इस तरीके से। जैसे ये ग्रिड दिखाई जाएगी जिसमें कॉलम्स होंगे और रो यानी कि पंक्तियां होती हैं, स्तंभ और पंक्तियां। अब आप माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करके, अगर आप माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करके इस पूरी ग्रिड पर माउस पॉइंटर को जहां भी रोक दोगे, जैसे यहां रोक दिया आपने, तो यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए ये वाली इतनी बड़ी टेबल बन जाएगी। 1 2 3 4 तो कॉलम आ जाएंगे, 1 2 3 रो बन के आ जाएंगे, यानी कि 4x3 की टेबल बन के आ जाएगी आपके सामने। तो जो ग्रिड आपके सामने दिखाई जाती है, जिसको माउस से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी टेबल बनाई जा सकती है? तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, दैट इज 10/8, यानी कि 10 गुणा 8। आप अधिकतम 10 कॉलम और रो यानी कि 8 रो आप यहां पर सेट कर सकते हैं। सी का मतलब है कॉलम और आर का मतलब है रो। कॉलम यानी स्तंभ और रो का मतलब पंक्ति। समझ में आ गया? अब एक ऑप्शन आपको यहां पर और दिया हुआ है इंसर्ट टेबल का। अब पेपर में ये पूछ लेते हैं कि बताइए, अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो बताइए अधिकतम कितने रो और अधिकतम कितनी कॉलम बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? चलो मैक्सिमम तो मैं बता दूंगा कि मैक्सिमम कितने कॉलम और मैक्सिमम कितनी रो बन जाएंगी। अब मिनिमम बताओ, देखते हैं कि कौन ये कॉमन सेंस लगा सकता है अपने दिमाग में कि मिनिमम कितनी कॉलम और मिनिमम कितनी रो बनाई जा सकती हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं और वो मिनिमम टेबल है, सबसे छोटी टेबल है, तो उसमें कॉलम और रो की संख्या का अनुपात क्या होगा? बताइए, रेशो क्या होगा? वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। आंसर इज 1:1, यानी 1:1। देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी टेबल बनाइए, तो सबसे छोटी टेबल में देखो एक कॉलम हो गया और सबसे छोटी टेबल में एक ही रो हो गई, तो यानी कि 1:1 ये सबसे छोटी टेबल कहलाएगी। आप बोलेंगे सर ये टेबल कहाँ लग रही है, ये तो कोई है ना डब्बा सा लग रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये ही टेबल कहलाएगी जिसमें एक कॉलम और एक ही रो है। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि मैक्सिमम कितनी बड़ी टेबल बना सकते हैं एमएस वर्ड में, तो वो नोट कर लो। पहले मिनिमम भी लिख लो। मिनिमम का रेशो होता है 1:1, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो उसका अनुपात है 63:32,767, यानी कि 32,767। मैं यहां ये भी मेंशन कर देता हूं, ये कॉलम की संख्या है और ये रो यानी कि पंक्तियों की संख्या है। यानी अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं एमएस वर्ड की फाइल में, तो मिनिमम तो आप है ना 1 और मैक्सिमम 63 कॉलम रख सकते हो। और अगर टेबल बना रहे हैं आप, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 32,767 रो यानी कि पंक्तियों को रख सकते हैं, बना सकते हैं। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है किसी क्वेश्चन में कि यहां पर ये जो नंबर है ना 32,767, इसको यहां पर अनलिमिटेड लिख देते हैं। कई बार यहां पर अनलिमिटेड शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वैसे तो लॉजिकली तो गलत है, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी रो बनाना चाहे उतनी बनाओ। तो ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ये तो नंबर है ना एक, तो एक तो ये नंबर याद रखना। बट अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि एमएस वर्ड की फाइल में टेबल में अधिकतम कितनी रो यानी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं और ये नंबर ना लिखा हो और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में ना हो, तो अनलिमिटेड अगर लिखा हो तो उसे भी टिक कर देना। ठीक है, ये मानते हुए कि जिसने ये पेपर क्वेश्चन सेट किया है वो इसे अनलिमिटेड बोल रहा है, जबकि लिमिट होती है, ये नंबर होता है। चलिए नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना टेबल वाले इस ग्रुप के अंदर हमें और भी कुछ टूल देखने को मिलेंगे यहां पर। जैसे कि एक तो टेबल हो गया,
इसके बाद नेक्स्ट आपको है ना एक और टूल यहां मिलेगा जिसे कहते हैं दैट इज एक ऑप्शन आपको यहां पर और मिलता है स्प्रेडशीट वाला, ये लिख लो स्प्रेडशीट। अब देखो स्प्रेडशीट का बेसिकली मतलब क्या होता है। स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि आप एमएस वर्ड की फाइल में ही आप एक्सेल की फाइल को ओपन कर सकते हो। एमएस वर्ड की फाइल में क्या एक्सेल की फाइल को ओपन किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। यानी ऐसा समझो कि एमएस वर्ड की फाइल खुली हुई है और आप इसी फाइल के जस्ट ऊपर आप एमएस एक्सेल की भी फाइल खोल सकते हैं। और जब एक्सेल की फाइल खुल जाएगी तो आप वहां जो भी डाटा लिखेंगे ना, और लिखने के बाद क्योंकि एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है वो तो पहले से रो और कॉलम वाला होता है, उसमें तो पहले से कॉलम और रो बनी होती है। तो आप है ना मान लो एक्सेल की फाइल में लिख लो जो डाटा लिखना है, फिर आप एक्सेल को बंद कर दो। जैसे ही आप एक्सेल की फाइल को बंद करेंगे वो सारा का सारा डाटा है ना आपके एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर आ जाएगा एज अ टेबल की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट का डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, करा सकते हैं। अभी बीते कुछ समय पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे पेपर में कि बताओ एक्सेल स्प्रेडशीट का डाटा क्या एमएस वर्ड की फाइल पर इंपोर्ट करा सकते हैं? इंपोर्ट कराने का मतलब ला सकते हैं। हाँ, कैसे लाएंगे, कहाँ मिलेगा टूल? तो ये आपको इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर टेबल वाले ग्रुप के अंदर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट नाम के टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आगे देखो, इसके बाद है ना एक और टूल यहां पर दिया गया है और उस टूल का नाम है दैट इज क्विक टेबल्स के नाम से। क्विक टेबल्स, ये क्या होता है? क्विक टेबल्स का मतलब होता है कैलेंडर सेट करना। कैलेंडर्स सेट करना, जैसे सपोज दैट कि आप है ना बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल वाले व्यक्ति हैं, आपको है ना डेली बेसिस पर है ना याद नहीं रहता कि कब मुझे क्या काम करना है, या मान लो आपको पर डे याद नहीं रहता कि मेरी कहाँ मीटिंग है या मेरा क्या काम है, पर डे के हिसाब से क्या काम करना है मेरे को। तो आप एक कैलेंडर भी सेट कर सकते हो जिसमें आप अपने सारे अपॉइंटमेंट वगैरह, अपने डेट्स वगैरह सब फिक्स कर सकते हो। तो अगर ये पूछा जाए कि एमएस वर्ड के थ्रू भी आप कोई कैलेंडर सेट कर सकते हो तो हाँ। तो क्या कौन सा टूल है? क्विक टेबल के नाम से। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आ गया सभी को? तो फाइनली है ना अगर हम टेबल वाले ग्रुप के अंदर जाएं तो हमें यहाँ वैसे तो 4 टूल मिलते हैं, 2 तो टेबल वाले ही हैं। यानी कि आप अगर ड्रॉ करना चाहें टेबल तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, दूसरा इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, तीसरा एक्सेल स्प्रेडशीट का डाटा एमएस वर्ड की फाइल पर इंपोर्ट कराना है तो इंपोर्ट भी करा सकते हैं, और अगर आपको कैलेंडर सेट करना है तो कैलेंडर भी यहाँ पर सेट किया जा सकता है। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पर हमें यहाँ एक और ग्रुप मिलेगा जिस पर लिखा आता है बेटा इलस्ट्रेशन। यहां लिखा आता है इलस्ट्रेशंस। अब ये क्या है? इलस्ट्रेशंस के अंदर है ना कई सारे टूल दे रखे हैं, जैसे कि पिक्चर नाम का टूल दे रखा है। ये क्या है? पिक्चर नाम के टूल का मतलब ये होता है कि अगर आप एमएस वर्ड की फाइल पर अपने कंप्यूटर से कोई फोटोग्राफ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। जैसे सपोज दैट कि अपनी ही फोटोग्राफ आप एक एमएस वर्ड की फाइल पर लगाना चाहते हैं और ये फोटोग्राफ आपके कंप्यूटर में डली हुई है, तो कैसे लगाओगे? तो आप यहां पर क्लिक करना, या आपको आपके कंप्यूटर में से किसी भी फोटोग्राफ को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, क्लिक कर दो और ये फोटोग्राफ एमएस वर्ड की फाइल पर आ जाएगी। ठीक है। इसी के बाद इलस्ट्रेशन में आपको यहां पर एक टूल मिलेगा जिसे आइकन्स कहते हैं, हिंदी में भी आइकन कहेंगे, बाकी इसे पहले पुराने वर्जन में क्लिप आर्ट के नाम से बोला जाता था। ये क्या है? क्लिप आर्ट या फिर आइकन्स नाम का टूल बेसिकली एनिमेटेड यानी कि कार्टून टाइप की इमेजेस को लगाने का टूल होता है। सपोज दैट कि आपको ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि अपनी एमएस वर्ड की फाइल पर आपको कोई कार्टून टाइप की, एनिमेशन टाइप की फोटो, इमेज वगैरह लगानी है, तो आप इस आइकन वाले टूल का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी। आप ये चीज निश्चिंत रहिए, जब मैं ना ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट आपको लिखवा दूंगा तो इसके बाद है ना मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जिसमें ये सारे टूल्स कहां पर किस तरीके से इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। बस पहले तो ये देख लो ना कि कौन सा टूल का क्या मतलब है और वो टूल कहां पर मौजूद है। इसके बाद है ना एक और टूल यहां पर दिया गया जिसे 3D मॉडल्स कहते हैं। ये क्या है जी? 3D मॉडल का मतलब है सिंपल सा 3 डायमेंशन मॉडल। आप इसे 3 डायमेंशन मॉडल के नाम से भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर कहना है तो 3 आयामी कह सकते हो।
जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं ना कोई 3D मूवी देखने, जिसमें आपको विशेष प्रकार के चश्मे पहनाए जाते हैं, उन्हें पहनने के बाद ही आपको 3D पिक्चर सही से दिखाई देगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो सीन हमारे सामने चल रहा है उसके ना, देखो नॉर्मली जो पिक्चर देखते हैं वो 2D होती है, यानी कि उसकी लंबाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है पर्दे पर जब 3D मूवी देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम उसकी गहराई भी देख रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल उसके सीन के सामने खड़े हैं और गहराई भी हमें दिखाई दे रही है, ऐसा फील आता है ना। तो उसी तरीके से समझ लो कि अगर आप कोई मॉडल है आपके पास जो आप MS वर्ड की फाइल में लगाना चाहते हैं जो 3D टाइप का दिखाई दे, जैसे सपोज दैट कि आपको है ना किसी ने ये बोला कि डायनासोर के ऊपर कुछ लिख के दिखाइए या एक फाइल बना के लेके आओ डायनासोर के ऊपर, तो अगर है ना डायनासोर की कोई फोटो वीडियो टाइप की है ना, या ऐसे बोल दीजिए कि डायनासोर का कोई 3D मॉडल टाइप का है ना आपकी फाइल में चलता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो और ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी आपकी फाइल में, है या नहीं। तो इसलिए 3D मॉडल है ना पहले से बनाकर भी दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, या फिर अगर आपने पहले से अपने कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल बना के रखा है तो उसको भी आप MS वर्ड की फाइल पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां एक टूल मिलेगा जिसे स्मार्ट आर्ट के नाम से बोला जाता है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? स्मार्ट आर्ट बेसिकली प्री डिफाइंड ग्राफिक्स को कहा जाता है। इसके लिए आप लिख सकते हैं यहां पर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स। अभी बीते कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है, जिसमें आप कोई वैल्यूज ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकें। पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स जिसमें कोई आपको कीबोर्ड से वैल्यू ऐड करनी है तो वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। तो क्या मतलब है, देखो स्मार्ट आर्ट नाम का जो टूल दे रखा है ना, बेसिकली इसमें कई तरीके की कैटेगरी होती हैं। जैसे एक कैटेगरी का नाम होता है पिरामिड, और पिरामिड वाली कैटेगरी में आपको इस तरीके की ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, ये ऐसे ये पिरामिड टाइप की कोई ग्राफिक्स आपके सामने आ जाएगी। अब आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं ना तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया 1, यहाँ 1 2 लिख दिया, यहाँ 1 2 3 लिख दिया आपने। तो इस तरीके से अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट भी कर सकते हो। तो यही पूछा गया था कि आपको एक प्री डिफाइंड ग्राफिक्स दिया जाए जिसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहे तो कर सके, तो इसे क्या कहा जाता है MS वर्ड में? स्मार्ट आर्ट के नाम से इसे बोल देते हैं। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? यहां पर और भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे पिरामिड के नाम से, सर्किल के नाम से, रिलेशनशिप के नाम से, office.com के नाम से, तो कई सारे नाम होते हैं। खैर वो सारे नाम नहीं पूछे जाते कभी भी, ठीक। इसके बाद आपको है ना एक और टूल यहां देखने को मिलेगा, वो है शेप्स यानी कि आकृति। ऐसा हो सकता है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो MS वर्ड की फाइल में तो आपको किसी शेप या आकृति को बनाने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कोई ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या स्टार हो गया, कोई एरो वाला सिंबल हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई शेप या आकृति बनानी है तो आप बना सकते हैं इस वाले टूल का इस्तेमाल करके। इसके बाद अगला यहाँ जो टूल दे रखा है वो है चार्ट के नाम से। चार्ट, क्या हम है ना चार्ट बना सकते हैं? जी बना सकते हो। आप है ना कोई भी डाटा सेलेक्ट करके चार्ट बना लो या डायरेक्टली चार्ट बना लो, है ना। तो ढेर सारे चार्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे एक चार्ट का नाम होता है बेटा कॉलम चार्ट, एक चार्ट को बोलते हैं कॉलम चार्ट, ठीक है। और इस तरीके से वो कॉलम चार्ट आपको दिखाई देगा। आपने ना अगर कभी DI के क्वेश्चन किए हो मैथमेटिक्स में तो इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पॉइंट्स होंगे, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, है ना। तो इस तरीके का कोई चार्ट अगर आप बनाना चाहें, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, रडार चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, वाटर फनल चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, तो ऐसे ढेरों चार्ट्स होते हैं। लाइन चार्ट, कॉम्बो चार्ट, इस तरीके के ढेरों चार्ट्स होते हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो चार्ट आप अपनी MS वर्ड की फाइल पर बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट है ना बनाने से पहले कोई वैल्यूज या डेटा सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे किसी टेबल में कोई डेटा है उसे सेलेक्ट करके आप चार्ट बना सकते हो, या फिर आप पहले चार्ट बना लो उसके बाद भी वैल्यूज वहां पर ऐड की जा सकती हैं। और एक लास्ट ऑप्शन और आता है यहाँ पर जिसे हम स्क्रीनशॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट। बेसिकली स्क्रीनशॉट को है ना यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग के नाम से बोला जाता है। स्क्रीन क्लिपिंग, ये क्या होता है? देखो हमारे मोबाइल फोन में जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये है कि हमें वॉल्यूम डाउन और पावर वाली बटन को एक साथ दबाना होता है। इससे क्या होता है, पूरी की पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट आ जाता है जो हमारे मोबाइल फोन की गैलरी में स्क्रीनशॉट नाम के फोल्डर में वो स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। ऐसे होता है ना कि पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा।
बट कंप्यूटर के केस में, एमएस ऑफिस के केस में स्क्रीनशॉट का मतलब ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है क्लिप, यानी एक छोटा सा जितना पार्ट आपको चाहिए उतना काट लो। तो होता क्या, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट वाले इस टूल पर क्लिक करेंगे या स्क्रीन क्लिपिंग वाले इस टूल पर जब क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है ना एमएस वर्ड की, वो नीचे मिनिमाइज होकर टास्क बार में चली जाएगी। ये फाइल स्क्रीन से मिनिमाइज होकर टास्क बार में चली जाएगी और इस फाइल के जस्ट बैकग्राउंड में जो भी होगा, क्योंकि देखो कई बार हमारी एमएस वर्ड की फाइल के पीछे बैकग्राउंड में कोई दूसरी फाइल खुली हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि हमने अपने कंप्यूटर में केवल एमएस वर्ड की ही फाइल ओपन की हो और कोई फाइल ही ओपन नहीं की है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में केवल एमएस वर्ड की ही फाइल ओपन है तो ये भी फाइल अगर मिनिमाइज हो जाएगी तो पीछे क्या दिख रहा होगा, डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा। समझ गए ना, डेस्कटॉप क्या होता है, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कंप्यूटर के ऑन करने पर जो सबसे पहली स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप के नाम से बोलते हैं। क्लियर है जी, समझ आ गया? ठीक है, तो फाइनली बस ये समझ लो, स्क्रीनशॉट या स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब ये है कि आपकी एमएस वर्ड की फाइल का स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, आपकी एमएस वर्ड की फाइल को मिनिमाइज करके टास्क बार में भेज देंगे और इसके जस्ट पीछे जो भी होगा उसका एक क्लिप काट के आप एमएस वर्ड की फाइल पर लगा सकते हो। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, इलस्ट्रेशन वाले ग्रुप के अंदर आपको आपके कंप्यूटर से कोई भी फोटोग्राफ को एमएस वर्ड की फाइल पर लाने का मौका मिलेगा इस पिक्चर नाम के टूल के थ्रू। आइकन्स में आपको एनिमेटेड यानी कार्टून टाइप की फोटो लगाने का ऑप्शन यहाँ दे रखा है। आपको जैसे कार्टून टाइप का कुछ किसी आदमी का या किसी महिला का कोई कार्टून टाइप का इमेज लगाना है तो हम यहाँ दे रखे हैं पहले से। कोई 3D मॉडल है आपके कंप्यूटर में वो लगा सकते हो, नहीं तो पहले से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 3D मॉडल दे रखे हैं वो लगा सकते हो। स्मार्ट आर्ट प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। शेप या आकृति लगानी हो, चार्ट लगाने हो, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आपको लगाना है या स्क्रीन क्लिपिंग आपको एमएस वर्ड की फाइल पे लगानी है तो आप लगा सकते हैं। बताइए जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, चलो अब आगे देखो। इलस्ट्रेशन के बाद है ना, अब एमएस वर्ड में चौथे नंबर पर इंसर्ट वाले ग्रुप या मतलब इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर आपको एक और ग्रुप यहां दिखाई देगा और वो है ऑनलाइन वीडियोस का। ऑनलाइन वीडियोस, ये क्या चीज है? देखो पहले ऐसा नहीं होता था कि ऑनलाइन वीडियो का कोई टूल मिलता था, बट अभी है ना नई जो अपडेट आई है उसमें ना आप ऑनलाइन वीडियो भी है ना अगर आप चलाना चाहें एमएस वर्ड की फाइल पर तो चला सकते हैं। एग्जैक्टली है ना, ग्रुप का नाम मीडिया होता है, आप पहले ऐसे लिख लो, ग्रुप का नाम तो मीडिया है और इसके अंदर आपको है ना ऑनलाइन वीडियोस को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। कैसे, क्या मीनिंग है इसका? सपोज दैट कि आपकी यूट्यूब की कोई वीडियो है यूट्यूब पर और आप उस वीडियो को ना एमएस वर्ड की फाइल पर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही आप ऑनलाइन वीडियो नाम के इस टूल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी छोटी सी जिसको डायलॉग बॉक्स कहा जाएगा और उसमें पूछेगा कि आप है ना कोई किसी भी सोशल मीडिया का एक वीडियो का लिंक लेकर यहाँ पेस्ट कर दो। तो आप जाओ यूट्यूब पर अपनी किसी भी फेवरेट वीडियो का आप है ना लिंक कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर देना और जैसे ही आप ओके करेंगे वो यूट्यूब वाली वीडियो आपकी एमएस वर्ड की फाइल पे भी चलते हुए दिखाई दे रही होगी। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये फाइल जो आप ऑनलाइन वीडियो आप चलाना चाहते हैं ये अगर कंटिन्यूअसली चलाना चाहते हैं तो ये तभी चलेगी जब इंटरनेट आपके कंप्यूटर में होगा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो का लिंक है ना, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो ये फाइल प्ले नहीं होगी, बस लिंक दिखा रहा होगा ऑनलाइन वीडियो का। अब बताइए बात समझ में आई या नहीं? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या एमएस वर्ड की फाइल पर कोई ऑनलाइन वीडियो ऐड की जा सकती है तो आंसर है जी हाँ, ऐड की जा सकती है। आगे देखो, इसके बाद है ना हमें एक और ग्रुप यहां पर देखने को मिलता है इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर जिस पर लिंक लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस लिंक्स के अंदर है ना सबसे पहला ही पॉइंट आपको मिलेगा लिंक के नाम से, लिंक लिख लो, लिंक। और लिंक को ही है ना आप हाइपर लिंक के नाम से भी बोल सकते हैं। कई बार है ना इसका क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि ये बताइए हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आंसर है Ctrl+K। यानी जब आप Ctrl+K दबाएंगे एमएस वर्ड की फाइल में तो आपके सामने है ना एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने खुल के आए जिसको आप फुल स्क्रीन पर ना कर सकें और नीचे ओके या कैंसिल का बटन बन के आ रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को डायलॉग बॉक्स के नाम से बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है।
तो इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर की तरफ बेसिकली यहां लिखा था हाइपर लिंक, ऐसे लिखा हुआ आएगा। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल में अगर कोई लिंक देना चाहें किसी दूसरे दस्तावेज का तो आप दे सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई फाइल का लिंक इसी फाइल में देना चाहें, या फिर यह भी हो सकता है कि इसी फाइल में किसी जगह का लिंक आप देना चाहें, या फिर आप किसी वेबसाइट का या किसी ईमेल आईडी का लिंक आप यहां पर देना चाहें। तो ये सारी चीजें ना आप यहां से लगा सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दे रखे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि मैं एमएस वर्ड की फाइल में किसी नई एक्सेल की फाइल को बनाने का लिंक दे दूं, तो आप दे सकते हो। तो एक्सेल की फाइल का लिंक दे दोगे तो कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा तो फिर एक्सेल की एप्लीकेशन खुल जाएगी, एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। ठीक है ना? तो लिंक का मतलब या हाइपर लिंक का मतलब यह है कि किसी दूसरे दस्तावेज का अपनी फाइल के अंदर लिंक देना। ठीक है भाई। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लिंक बनाते हैं, जैसे सपोज दैट क्या है ना, आपने कोई फाइल है एबीसी नाम की और ये फाइल एक्सेल में बनी हुई है, तो abc.xls, तो ये वाला जो फाइल का नाम लिखा है ना, और ये अगर लिंक है आपकी एमएस वर्ड की फाइल में, तो पहली बात तो इसका जो कलर है यानी कि टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ब्लू यानी कि नीला हो जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड की फाइल में जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक आता है यानी काले रंग से, बट जैसे ही कोई टेक्स्ट लिंक बनता है तो उसका कलर ब्लू यानी नीला हो जाएगा। उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। वैसे नॉर्मली जब आप अंडरलाइन अप्लाई करोगे तभी आएगी किसी टेक्स्ट के नीचे, बट हाइपर लिंक के नीचे अपने आप ही अंडरलाइन बन के आ जाती है। और दूसरी बात कि अंडरलाइन बन के आ गई, हाइपर लिंक या लिंक बन गया, बट आप माउस से जब क्लिक करेंगे तो नॉर्मली क्लिक नहीं होता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए यानी लिंक को आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट लिंक के लिए आपको कंट्रोल के साथ है ना माउस क्लिक दबाना पड़ेगा। और यह है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि आप एमएस वर्ड की फाइल पर अगर किसी लिंक पर क्लिक करना चाहें और वो लिंक के थ्रू कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट अगर ओपन हो जाए तो वो कैसे ओपन होता है। तो आपको पहले कंट्रोल वाली की दबानी पड़ती है, तब जाके माउस क्लिक करना पड़ेगा उस लिंक पर। क्योंकि देखो ये लिंक है ना, ये चीजें हमको है ना नॉर्मल एमएस वर्ड में तो कम यूज करने को मिलती हैं। इनका यूज है ना हमें देखने को मिलता है ज्यादातर केस में वेबसाइट वगैरह में। अगर मैं कोई वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहा हूँ तो वहां पर लिंक दिए होते हैं, कई सारे लिंक, इस पर क्लिक कर दो तो ये खुल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो तो ये खुल जाएगा। तो वहां बेसिकली माउस के सिंगल क्लिक से ही है ना वो लिंक खुल जाता है या एक्टिवेट हो जाएगा। बट एमएस वर्ड की फाइल में ऐसा नहीं होता, आपको कंट्रोल वाली की को पहले दबाना होगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिंक पर जैसे ही आप पहुंचेंगे ना तो जो माउस पॉइंटर है, वैसे तो आपको पता ही है कि माउस पॉइंटर है ना एक एरो के निशान यानी कि तीर के निशान जैसा दिखाई देता है पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। बट अगर आप माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे लिंक पर तो हैंड शेप बन के आ जाती है, यानी कि एक हाथ जैसा रूप बन के आ जाएगा माउस पॉइंटर का। ये भी एक पहचान होती है कि आपने किसी टेक्स्ट को लिंक या हाइपर लिंक बनाया हुआ है। यानी ऐसे माउस पॉइंटर को जब इस लिंक के ऊपर लेके जाओगे ना तो हाथ जैसी शेप बन के आ जाएगी, क्लिक क्लिक ऐसे करके। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो टेक्स्ट है ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस फाइल के अंदर एक हाइपर लिंक बना हुआ है। ये बेसिकली एक पहचान होती है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं आपको लिंक को। लिंक का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल में किसी दूसरे फाइल या दस्तावेज का लिंक देना चाहें तो वो आप लिंक यहां पर दे सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद है ना आपको एक और टूल यहां देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं, बेसिकली दो टूल और मिलेंगे आपको। इनको बोला जाता है बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। नोट कर लीजिए, एक तो बुकमार्क के नाम से और दूसरा क्रॉस रेफरेंस के नाम से। ठीक है जी, क्या होता है ये? देखो बुकमार्क का सिंपल सा मतलब है मार्क ए पेज, मार्क ए पेज। अब एमएस वर्ड की फाइल में मान लो सपोज दैट कि आपने ना कई सारे पेजेस बनाए, यानी 10 पेज की फाइल बना ली। सपोज दैट आप है ना उस 10 पेज की फाइल में किसी पर्टिकुलर पेज को मार्क करना चाहें,
तो आप मार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुक मार्क नाम के टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप बुक मार्क के थ्रू आप उस वाले पेज पर डायरेक्टली जंप करके पहुंच सकते हैं। ये बुक मार्क नाम का जो टूल है ना, ये भी ज्यादातर केस में वेबसाइट वगैरह में इस्तेमाल में लाया जाता है। जब आप कोई वेबसाइट वगैरह पर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर ये बुक मार्क नाम का टूल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको है ना एमएस वर्ड के अंदर भी दे दिया। तो अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इनमें से एमएस वर्ड में कौन सा टूल होता है। तो 4 ऑप्शन में से एक पे लिखा था बुक मार्क, वही सही आंसर था। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि बुक मार्क नाम का टूल एमएस मतलब यहाँ तो नहीं है, एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये टूल जनरली वेबसाइट वगैरह का होता है, बट नहीं है, यहाँ पर भी दे रखा है। और एक टूल और है जिसे क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। ये क्या है? क्रॉस रेफरेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एमएस वर्ड की फाइल में ही किन्हीं 2 प्लेसेस का लिंक बना दें, आपस में क्रॉस लिंक बना दें। इसे आप ऐसे समझ लो जैसे एमएस वर्ड की फाइल का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और ये चौथा पेज है। आप पहले वाले पेज पर है ना कोई लिंक बनाएं जिससे आप जंप करके चौथे पेज पे आ जाओ, और चौथे पेज पर लिंक बनाएं जिससे जंप करके आप पहले पेज पर आ जाओ। अब समझे या नहीं? पहले पेज पर क्लिक करके आप चौथे पेज पे जा सकते हो, चौथे पेज पर क्लिक करके पहले पे जा सकते हो। इसी को बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस बना देना। ठीक है, चलो। तो फाइनली अगर हम लिंक की बात करें तो लिंक वाले ग्रुप के अंदर हमको 3 टूल देखने को मिलते हैं, एक लिंक वाला, एक बुकमार्क का, और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस के नाम से। चलो आगे देखिए। इसके बाद 6वें नंबर पर हमें यहाँ एक और ग्रुप देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होता है कमेंट। कमेंट क्या चीज होती है भाई? कमेंट को बेसिकली कहते हैं एडिशनल नोट। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एडिशनल नोट, हिंदी में कहा जाता है अतिरिक्त नोट। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, ऐसा हो सकता है ना कि एमएस वर्ड की फाइल में आपने कुछ लिखा हो या कुछ बनाया हो या कुछ ऐड किया हो, इंसर्ट किया हो, और आप उसके बारे में एमएस वर्ड की फाइल पर लिखकर नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा है कि मान लो आपने एमएस वर्ड की फाइल में एक जगह पे मान लो पीएम लिख दिया, और अब आप चाहते हैं कि इस पीएम शब्द के बारे में आप यहीं पर नहीं बताना चाहते कि इस पीएम का मतलब क्या है। तो आप इस पीएम शब्द को सेलेक्ट करके इस कमेंट पर क्लिक कर दो। जैसे आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में यहाँ पर कमेंट विंडो खुल के आ जाती है इस तरीके से। और अब आप इसके बारे में लिखना चाहें लिख दो। पीएम का मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी इतने साल से इतने साल तक कार्यकाल में है। ये सब जानकारी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कहा जाता है कमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? एडिशनल नोट। जरूरी नहीं है कि किसी शब्द के बारे में ही कमेंट दिया जा सके। आप एमएस वर्ड की फाइल में कोई फोटो लगाते हैं, कोई इमेज लगाते हैं, सपोज दैट चित्र लगाते हैं, और आप इस चित्र के बारे में यहां कुछ नहीं लिखना चाहते इस फाइल पर, तो इसके रिगार्डिंग भी क्या कर दो? एक कमेंट ऐड कर दो। तो जो भी व्यक्ति आपकी इस फाइल को देखेंगे या खुद आप ही देख रहे हो, तो उस कंडीशन में ना उसे पता चल जाएगा कि इस फोटो के रिगार्डिंग है ना कोई कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, या फिर उस शब्द के रिगार्डिंग कोई कमेंट दिया हुआ है, तो आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। एक बच्चे का कमेंट है, सर बुक मार्क की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। देखिए, सभी चीजों की शॉर्टकट की नहीं है। एमएस वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में हर टूल की शॉर्टकट की मौजूद नहीं होती है। जिन जिन की शॉर्टकट की है वो मैं आपको लिख के बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 6th नंबर पर जो ग्रुप हमें दिया यानी कमेंट, इसके बाद 7th नंबर पर आता है दैट इज हेडर एंड फूटर के नाम से। अब ये क्या होता है देखो, नेक्स्ट लिखिए 7th नंबर पर हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर, देखो जी, ये एमएस वर्ड का पेज है। ठीक है, एमएस वर्ड की फाइल का पेज है। तो आप नोटिस करेंगे कि एमएस वर्ड की फाइल के पेज में सबसे ऊपर की तरफ और सबसे नीचे की तरफ एक जगह छूटी होती है। यानी कि जब भी हम लिखना शुरू करेंगे वो यहां से लिखना शुरू होता है। ये नहीं कि बिल्कुल यहां से टॉप से लिखना शुरू हो जाएगा, ऊपर थोड़ी जगह छूटी होती है, ऐसी जगह नीचे छूटी होती है। तो ये जो जगह छूटी हुई है इसी को यहाँ पर हेडर कहते हैं, और नीचे जो जगह छूटी हुई है उसी को यहाँ पर फूटर के नाम से बोला जाता है। ये हेडर और फूटर है ना, आपको आप ऐसे समझ लो किसी नोटबुक में भी आपको छूटा हुआ मिल सकता है। ऊपर की तरह जगह छोड़ देंगे, नीचे की तरह जगह छोड़ देंगे, ताकि अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन आपको लिखनी हो तो वहां पर लिख दें।
तो इसी तरीके से एमएस वर्ड में भी आपको ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह और नीचे की तरफ भी थोड़ी सी जगह छूटी हुई मिलती है। अब इस हेडर फूटर से संबंधित है ना कई सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे हेडर फूटर में आप क्या कोई हमेशा टेक्स्ट लिख सकते हो? नहीं, अगर आपको इमेज भी अप्लाई करनी है तो इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास दोनों ही ऑप्शन है कि अगर आप हेडर फूटर वाली जगह पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यहां पर आप लिखना चाहते हैं यतेंद्र और यहां लिखना चाहते हैं निगम, तो आप लिख सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पर कोई फोटो लगाना चाहें तो फोटो लग जाएगी, यहाँ पर भी कोई फोटो लगाना है तो फोटो भी लग जाएगी। तो जैसे बीते कुछ समय पहले एक पेपर में क्वेश्चन ये आया कि बताओ हेडर फूटर में क्या इमेज लगाई जा सकती है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, तो आंसर था हाँ लगाई जा सकती है। आप हेडर फूटर में कोई फोटो भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया? अब आती हैं इसकी टोटल 3 कंडीशन, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। जब आप हेडर फूटर लगाओगे ना तो टोटल 3 कंडीशन होती हैं। एक पहली कंडीशन तो यह है कि हेडर फूटर रिपीट ऑन ऑल पेज, रिपीट ऑन ऑल पेज, यानी कि सभी पेजेस पर हेडर फूटर का रिपीट होना। और ज्यादातर केस में जो लोग हेडर फूटर अप्लाई करते हैं एमएस वर्ड की फाइल में, वो इस चीज को रिपीट ही कर देते हैं। जैसे आपने हेडर वाली जगह में लिख दिया यतेंद्र और फूटर वाली जगह में लिख दिया निगम, और आपकी एमएस वर्ड की फाइल है ना टोटल मिला के 1 से लेकर 10 पेजेस की है, तो हर एक पेज पर ऊपर यतेंद्र यानी हेडर में और नीचे फूटर में निगम ऐसे लिखा आ जाएगा, यतेंद्र निगम हर एक पेज पर। तो ज्यादातर केस में ना लोग यही वाली कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं, रिपीट ऑन ऑल पेजेस। बट अब दूसरी कंडीशन ये है इवन और ऑड पेजेस, इवन या ऑड पेजेस, हिंदी में से कहा जाता है सम संख्याओं वाले पेज और विषम संख्याओं वाले पेज पर हेडर फूटर अलग अप्लाई करना। सपोज दैट आप ये चाहते हैं कि पहले नंबर, तीसरे नंबर, 7वें नंबर, 9वें नंबर और 1 3 5 7 9, 5वें नंबर, 7वें नंबर और 9वें नंबर, इन पांचों नंबर पर हेडर फूटर सेम आए, और दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर, 8वें नंबर और 10वें नंबर पर जो पेजेस हैं, यानी कि इन नंबर के जो पेजेस हैं उन पर हेडर फूटर अलग आ जाए। यानी आपकी फाइल में जितने भी पेजेस हों उनमें विषम संख्याओं वाले पेज पर हेडर फूटर अलग दिखाई दे और सम संख्याओं वाले पेजेस पर हेडर फूटर अलग दिखाई दे। जैसे विषम पेजेस पर तो हेडर फूटर यतेंद्र और निगम दिखेगा, और सम संख्या वाले पेजेस पर आपने अलग हेडर फूटर डाल दिया, मान लो ऊपर लिख दिया कंप्यूटर, नीचे लिख दिया साइंस, तो उन पर कंप्यूटर साइंस दिखाई देगा। तीसरी कंडीशन आती है हेडर फूटर की, दैट इज आप लिख सकते हैं फर्स्ट पेज एंड रिमेनिंग पेज, फर्स्ट पेज एंड रिमेनिंग पेज। ये क्या चीज होती है भाई? देखो फर्स्ट पेज और रिमेनिंग पेज का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आप ये चाहते हैं कि आपकी टोटल नंबर यानी 10 पेज की फाइल है, तो पहले पेज पर जो हेडर फूटर आप लगाना चाहते हैं वो अलग रहे, और बाकी दूसरे पेज से लेकर 10वें पेज तक जो भी पेजेस हैं उन पर हेडर फूटर एक जैसा रहे। बताओ समझ में आई बात या नहीं? यानी पहले वाले पेज के हेडर फूटर अलग दिखाना चाहते हैं और दूसरे से लेकर 10वें वाले पेज तक जो हेडर फूटर हैं वो सेम दिखाना चाहते हो, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पेज एंड रिमेनिंग पेज। तो 3 कंडीशन बेसिकली हेडर फूटर की अप्लाई होती हैं, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा यही है कि एक तो तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से हेडर फूटर के रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, पूछ लेंगे। दूसरा ये भी पूछा जा रहा है कि बताओ हेडर फूटर में क्या आप टेक्स्ट ही अप्लाई कर सकते हो, क्या कोई आपको फोटो या इमेज अप्लाई करनी हो तो कर पाएंगे या नहीं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं भाई, दोनों ही चीजें अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। हेडर फूटर के बाद है ना अगला एक और आपको ग्रुप यहां देखने को मिलेगा जिस पर टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब उस ग्रुप का नाम ही टेक्स्ट है, 8वें नंबर पर लिखा मिलेगा टेक्स्ट। अब इसमें सबसे पहला ही टूल आपको देखने को मिलेगा और वो है टेक्स्ट बॉक्स के नाम से। क्या मीनिंग है? आप जहां कहीं भी कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहें एडिशनली कुछ भी लिखने के लिए आप बना सकते हो। सपोज दैट कि आप है ना एक बॉक्स बनाकर हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए एमएस वर्ड की फाइल का पेज है, ये पेज है, आपने है ना पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है, भर रखा है टेक्स्ट टाइप करके, फिर आपको लगता है अचानक कि मुझे इस जगह एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और यहां लिखना है हेलो
और वर्ल्ड। तो आप इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाकर भी जहां जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको एक और टूल मिलेगा जिसे वर्ड आर्ट के नाम से बोला जाता है। आपको याद है हो ये अभी थोड़ी देर पहले है ना, इंसर्ट के अंदर हमने एक स्मार्ट आर्ट शब्द देखा था, तो वो स्मार्ट आर्ट था और यह वर्ड आर्ट के नाम से है। और एक शब्द के बारे में मैंने और भी बताया था, क्लिप आर्ट, जो अब इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, अब आइकन्स बोलते हैं उसको, जबकि पुराने वर्जन में क्लिप आर्ट भी इस्तेमाल में लाया जाता था। तो ये तीन तीन आर्ट होते थे, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट। ठीक, तो इस वर्ड आर्ट का मीनिंग क्या है वो समझाता हूं। वर्ड आर्ट का मतलब बेसिकली ये होता है डेकोरेटिव टेक्स्ट, डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखना। क्या मीनिंग है इस बात का? देखो, डेकोरेटिव का मतलब होता है साज सज्जा। तो अगर आपको लगता है कि किसी शब्द को, किसी टेक्स्ट को आपको एक साज सज्जा या डेकोरेशन के साथ लिखना है, तो वर्ड आर्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको हेलो शब्द लिखना है और आप ऐसे लिखना चाहते हैं या ऐसे लिखकर दिखाना चाहते हैं हेलो, ताकि है ना आपको ये भी फीलिंग आए कि ये कोई इमेज है ना, फील लाइक ए इमेज। ये भी लिख लो, फील लाइक ए इमेज, लाइक ए इमेज, यानी होता तो वो टेक्स्ट ही है बट फीलिंग वही आएगी कि आपने कोई फोटोग्राफ या इमेज टाइप की बनाई है। ऐसे है ना आपको चीजें देखने को मिलेंगी किसी बैनर वगैरह में, या किसी शॉप या दुकान पे चले जाना, कोई कन्फेक्शनरी की या किसी की कोई दुकान हो स्टेशनरी की, तो वहां उनके दुकान के जो बोर्ड नहीं लगे होते हैं उन पर देखना ऐसी सजावट टाइप की सजावट करके ना नाम वगैरह लिखे जाते हैं। तो दूर से देखने पे तो ऐसे लगता है कि कोई फोटो है, जबकि वो किसी ने पेंट करके लिखा होगा, अपनी हैंड राइटिंग में भी लिखा होगा या कंप्यूटर से निकलवाया होगा, है ना। तो साज सज्जा के साथ अगर आप कोई शब्द लिखना चाहते हैं तो उसे बेसिकली डेकोरेटिव टेक्स्ट कह दो या फिर वर्ड आर्ट के नाम से बोल देते हैं। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट एक और पॉइंट हमें यहां देखने को मिलेगा जिसे हम ड्रॉप कैप के नाम से बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। अब ये क्या चीज होती है पहले ये समझाता हूं। देखो, ड्रॉप कैप का है ना टूल आपको है ना किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलेगा, जिसमें सपोज दैट कि आपको है ना कोई सेंटेंस लिखना है और वो सेंटेंस है अमित इज ए बॉय, अमित इज ए बॉय, ये सेंटेंस लिखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला लेटर अमित का ए यहां आ जाएगा और उसके बाद MIT यहां आ जाएगा, फिर इज, फिर ए, बॉय, ऐसा लिखता हुआ आपको दिखाई देगा। ये ऐसा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, आपने ये चीज है ना कहीं देखी है लिखी हुई है? किसी है ना मान लो कोई मैगजीन वगैरह देखी हो, उसमें ऐसा फॉर्मेट देखा हो आपने, या किसी न्यूज़पेपर वगैरह में आपने ये फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ देखा हो? आपको दो ही जगह देखने को मिलेगा, मैगजीन में या न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा। तो इसी को बेसिकली ड्रॉप कैप के नाम से बोला जाता है। अब देखो, इसमें कंडीशंस हैं कुछ। सबसे पहली कंडीशन तो ये कि इन ड्रॉप पे कैप की 3 पोजीशंस होती हैं। पोजीशन कह दो या टाइप कह दो, एक ही बात है। 3 पोजीशन कह दो या फिर टाइप कह दो। कई बार तो टाइप करके पूछ लेते हैं, कई बार पोजीशन नाम से पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर है टोटल 3। अब वो क्या नाम है उनके, मैं समझाता हूं। ये टोटल मिला के इनकी पोजीशन के नाम होते हैं। देखो यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख लेना, मैं यहां लिख देता हूं। पहले का नाम होता है नन, दूसरे का नाम होता है बेटा ड्रॉप्ड, DROPPED, और तीसरे का नाम होता है इन मार्जिन, इन मार्जिन, ये तीसरा नाम है। अब जो अगर आप नन वाला सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल नॉर्मली लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी इसमें ऐसा लगता ही नहीं कि आपको ड्रॉप कैप इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रॉप्ड वाले में आपके सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल और बाकी लाइनें ऐसे आएंगी और नेक्स्ट लाइनें ऐसे आएंगी। अगर इन मार्जिन सेलेक्ट करेंगे आप तो 3 लाइनें इसके सामने आएंगी और फिर बाकी लाइनें इन्हीं तीनों लाइनों के नीचे आती हैं, यहां पर ऐसे आएंगी। तो अब जो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ड्रॉप कैप की है ना टोटल कितनी पोजीशन होती हैं, तो इसका सही आंसर है 3 पोजीशन होती हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ड्रॉप कैप में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी रखी जा सकती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो बेटा इसका आंसर है 1। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी रखी जा सकती हैं, तो इसका आंसर है, देखो मैं आपको बताता हूं।
एक्चुअली होता क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस की जब हम बात करते हैं ना, तो ड्रॉप कैप का एग्जैक्ट मीनिंग तो तभी है जब कम से कम ये 3 लाइनें हों आपके सामने, तभी एक ड्रॉप कैप जैसा दिखाई देता है। भाई कम से कम ऐसा तो लिखा हो कि पहला लेटर कैपिटल, उसके सामने 3 लाइनें लिखी हो, तभी है ना हमको एक ड्रॉप कैप जैसा दिखाई देगा। बट अब होता क्या है कि ना, जब पूछा जाए कि जरूरी है कि आप 3 लाइन लिखें, एक लाइन नहीं लिख सकते, हाँ तो एक लाइन भी लिख सकते हो। बट ज्यादातर केस में, ज्यादातर जगह पर जब हमें ड्रॉप कैप देखने को मिलता है तो उसमें मिनिमम 3 लाइनें तो लिखी हुई मिलती ही मिलती हैं। तो यहां पर भी है ना एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टाइप की समझ लो, है ना। अगर आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वेबसाइट वगैरह पर, वहां पर आपको 1 ही मिल जाएगा, बट कई जगह पर हमें ये 3 आंसर लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप पहले तो नोट करना कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप कैप में कितनी होती हैं। तो 1 होती है, क्योंकि ये चीज़ है ना अब एग्जाम वगैरह में भी पूछ रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की वेबसाइट वगैरह पे भी जाके सर्च करोगे तो वहां पर 1 ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। बट एक ड्रॉप कैप का मतलब 3 लाइन्स होता है मिनिमम, ये भी दिमाग में रखना, क्योंकि अगर 1 ऑप्शन में ना दे रखा हो तो 3 पर भी आंसर टिक कर देना, ठीक है। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस की बात करेंगे तो वो 10 लाइन्स होती है, यानी कि 10 लाइन। मतलब 3 तो ये हो गई, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं, टोटल मिला के 10 लाइन का ये ऐसे ड्रॉप कैप बनाया जाता है। बस इसके बाद अगर आपको कुछ और लिखना है तो फिर दूसरा ड्रॉप कैप बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 लाइन है, ऐसी 10 की 10 लाइन यहाँ आ जाती हैं, ऐसी 10 की 10 लाइन ऐसे आ जाएंगी नॉर्मली। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं आपको ड्रॉप कैप क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। ड्रॉप कैप बेसिकली एक टूल है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को वैसे ही दिखा सकते हैं एमएस वर्ड की फाइल पर जैसे किसी टेक्स्ट को मैगजीन या न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। इसकी टोटल 3 पोजीशंस होती हैं। मिनिमम इसमें लाइन 1 रख सकते हो, बट एक ड्रॉप कैप का जो सिंपल मतलब जो होता है ना, उसमें मिनिमम 3 लाइनें होनी चाहिए। पर 1 को आप पहले दिमाग में रखना, 3 को सेकंड ऑप्शन पर रखना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन एक ड्रॉप कैप में अगर आए तो वो 10 लाइन आएंगी। 10 से ज्यादा लाइन ड्रॉप कैप में आप लिख नहीं सकते हैं। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना, इसी टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर आपको 2 टूल और देखने को मिल जाएंगे। एक टूल पे तो लिखा होता है दैट इज सिग्नेचर लाइन, ये भी लिख लो, सिग्नेचर लाइन। इसको बस सुन लीजिए ध्यान से, लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि आप है ना अपने एमएस वर्ड की पेज पर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना चाहते हैं, तो आप वो सिग्नेचर लाइन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हर एक पेज पर आपको अपना नाम डालना है। मान लो आपने कोई एमएस वर्ड की फाइल बनाई और आप चाहते हैं कि कहीं किसी कॉर्नर में या किसी पोजीशन पर आपका नाम डल जाए, ताकि वो हर एक पेज पर रिपीट हो जाए। और अगर इसका कोई प्रिंट आउट वगैरह निकालेगा, या प्रिंट आउट भी नहीं निकालता, अगर इसकी कोई सॉफ्ट कॉपी भी देख रहा है, तो उसको मेरा ये सिग्नेचर लाइन दिखाई दे। सिग्नेचर लाइन का मतलब ये नहीं है कि सिग्नेचर ही हो आपका, आपका कोई साइन बना हो। सिग्नेचर लाइन का मतलब आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आप डालना चाहें पेज पर तो डाल सकते हैं। यहां से जो सिग्नेचर लाइन आप डालेंगे वो हर एक पेज पर रिपीट हो जाती है। और नेक्स्ट आता है डेट और टाइम का ऑप्शन। मतलब आपका माउस का, मतलब आपका जो कर्सर है ना, वो जहां कहीं भी होगा फाइल में, वहां पर है ना, अगर आप डेट और टाइम डालना चाहें, करंट डेट और टाइम, तो इस वाले टूल पर क्लिक कर दीजिए। सपोज दैट कि ये एमएस वर्ड की फाइल का पेज है, पेज नंबर 1, ठीक है। आप यहां तक लिख चुके थे और आपका कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है ना, कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि आप, आपकी पोजीशन दिखा रहा है कि आप यहां पर हो, और आप इस वाले टूल पर क्लिक कर दो डेट और टाइम पर। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी यहां पर, और टाइम जो होगा कंप्यूटर में वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके लिए आप डेट और टाइम टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बताइए, बात समझ में आई है नहीं? तो मोटा मोटी बात है ना, हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर हमें कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है एमएस वर्ड की फाइल पे, तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएगा। आपको वर्ड आर्ट ऐड करना है तो वर्ड आर्ट आ जाएगा, जिसमें डेकोरेटिव टाइप का टेक्स्ट दिखाई देता है। आपको ड्रॉप कैप लगाना है, आपको सिग्नेचर लाइन लगानी है, आपको डेट और टाइम दिखाना है, तो ये सब चीजें आप लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया? अब आगे देखो। इसके बाद है ना, इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर आपको एक और ग्रुप देखने को मिलता है, और वो है
सिंबल्स के नाम से, ये और नोट कर लीजिए। सिंबल्स, ये क्या होता है जी? देखो सिंबल्स के अंदर सबसे पहला ही टूल मिलेगा आपको इक्वेशन के नाम से। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहा जाता है। क्या मीनिंग है इसका? समीकरण का मतलब ये हो गया, जैसे कई बार है ना मैथमेटिक्स के बहुत डिफिकल्ट समीकरण होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइप के, जैसे बाइनोमियल इक्वेशन हो गई है ना, और पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, अगर आपने मैथमेटिक्स में इनको पढ़ा है तो वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखी जाती हैं। अब उतनी बड़ी इक्वेशन और उसी टाइप की इक्वेशन आप एमएस वर्ड पे अगर लिखना चाहते हैं ना, बहुत टाइम खराब होगा आपका। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वो इक्वेशन फॉर्मेट पहले से बना के दे दिया, आपको बस माउस से क्लिक करना है और वो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बाइनोमियल इक्वेशन है, वो सब आ जाते हैं। आप उनमें जो चेंज या बदलाव करना चाहें, जो एडिटिंग करना चाहें, वो कर सकते हो। मैथ की इक्वेशन आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर एक और टूल जिसे सिंबल्स कहा जाता है। सिंबल्स का मतलब होता है यहाँ पर प्रतीक या चिन्ह। सपोज दैट कि आपको कोई ऐसा चिन्ह या प्रतीक नहीं मिल रहा है कीबोर्ड पर या कंप्यूटर में जिसकी आपको आवश्यकता है एमएस वर्ड की फाइल पर लगाने की, तो वो आपको डेफिनेट श्योर है कि यहां जरूर मिलेगा। जैसे मान लो आप है ना अपनी एमएस वर्ड की फाइल में ट्रेडमार्क वाला सिंबल लगाना चाहते हैं, या मान लो कॉपीराइट वाला सिंबल लगाना चाहते हैं, तो ये सिंबल आपको ना तो कीबोर्ड पे दिखाई देते हैं ना कंप्यूटर में कहीं दिखाई दे रहा, तो आपको ना इस वाले सिंबल वाले टूल के अंदर जरूर दिखाई दे जाएगा। वहां से आप इन सिंबल्स को लगा सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो नोट कर लीजिए, ये इंसर्ट वाला मेन्यू या टैब हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब में हमें कौन कौन से टूल मिले और कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले टेबल वाला इंपॉर्टेंट था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन सकते हैं टेबल में, 63, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी बन जाएंगी, 32,767। क्या एक्सेल का डाटा एमएस वर्ड की फाइल पर इंपोर्ट हो सकता है? हाँ, एक्सेल स्प्रेडशीट नाम के टूल की वजह से। कैलेंडर बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई फोटोग्राफ वगैरह अपने एमएस वर्ड की फाइल पे लाना है तो वो ला सकते हैं, हाँ वो भी ला सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन वीडियो का लिंक देना चाहें वो भी दे सकते हैं, है ना। आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो कमेंट ऐड कर सकते हैं। आप हाइपर लिंक कंट्रोल+K इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, ड्रॉप कैप लगा सकते हैं, है ना। तो ये टूल आपको यहाँ पर दे रखे हैं इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर। चलिए, तो फाइनली ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसके बाद ड्रॉ वाला और देख लेते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा से बता देता हूं कि अब आपके पास है ना टोटल एमएस वर्ड की फाइल में टाइप करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कीबोर्ड से ट्रेडिशनल मेथड से टाइपिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके वो आपकी एमएस वर्ड की फाइल पर लिखता हुआ दिखाई दे जाएगा। दूसरा टूल आ गया है माइक लगाकर बोलना। तो आपको पता है ना होम वाले मेन्यू के अंदर लास्ट में मैंने आपको एक टूल बताया था माइक वॉइस टाइपिंग वाला, जिसमें आप माइक लगा लो या कंप्यूटर में पहले से माइक हो, आप जैसे ही बोलेंगे ना वो टाइपिंग शुरू हो जाएगी एमएस वर्ड की फाइल पर। तो आप बोलकर भी टाइप कर सकते हो, वॉइस डिक्टेट कर सकते हो। और तीसरा टूल है ना हमें यहाँ दे दिया है ड्रॉ वाले मेन्यू या टैब के अंदर। इसमें बेसिकली हमको दिए गए हैंड राइटिंग टूल्स। क्या दिए गए? हैंड राइटिंग टूल्स दिए गए, यानी कि इंसानी लिखावट, इंसानी लिखावट के टूल्स। अब मतलब क्या क्या टूल है यहाँ पर, तो वही है ना पेन पेंसिल जैसे टूल दे रखे हैं, या हाइलाइटर दे रखा है, इरेजर दे रखा है। ये सारे टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी हैंड राइटिंग में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एमएस वर्ड की फाइल में, यानी कि तीसरा तरीका लिखने का। अब आप लिखेंगे कैसे? माउस का इस्तेमाल करके। हाँ, माउस का इस्तेमाल करके भी अगर आप लिखना चाहें तो उसमें माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को दबाकर आप लिखेंगे ना तो लिख जाएगा, बट उससे आपकी राइटिंग साफ नहीं आएगी। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, पेन टैब नाम की डिवाइसेस आती हैं, पेन टैब डिवाइसेस का उपयोग करके आप अपनी हैंड राइटिंग में प्रॉपर तरीके से वैसे ही लिख सकते हो जैसे आप किसी नोटबुक पर लिखते हो। अब पेन टैब जैसी डिवाइस आती है, स्लेट टाइप की होती है, वो टैबलेट जैसी कह लो, उसको वायर से ना जोड़ लेते हैं कंप्यूटर के साथ और एक पेन जैसी डिवाइस आएगी। कुछ टीचर्स हैं ना यूट्यूब पर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। वो यूट्यूब पर जैसे देखा होगा आपने, कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिसमें मेरी तरह नहीं पढ़ा रहे कि मैं बोर्ड के सामने कैमरे के सामने आके पढ़ा रहा हूँ। उनके ना या तो वो दिखेंगे ही नहीं स्क्रीन पर, या फिर दिखेंगे तो छोटे से रूप में दिखेंगे कॉर्नर में, और बाकी स्क्रीन पर उनकी लिखावट दिखती है बस।
कि वो कुछ लिख रहे हैं, तो बेसिकली उनके पास एक टैबलेट जैसी डिवाइस होती है जिसमें एक पेन के थ्रू वो उस टैबलेट पर लिखते हैं। जो भी उस टैबलेट के ऊपर आप लिख रहे होंगे वो चीज है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखते हुए दिखाई दे रही होती है। तो ना पेन टैब्स कहते हैं, उन पेन टैब की मदद से भी है ना आप MS वर्ड की फाइल पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप से है ना ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगला आता है डिजाइन। डिजाइन में ना बेसिकली, अच्छा जैसे एक बच्चे ने लिखा है सर मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर पेन टैब है तो ठीक है। हाँ बाकी मैं ये कह रहा था कि जो डिजाइन है ना इसमें बेसिकली थीम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, वाटर मार्क का एक ऑप्शन आता है, पेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है, और इसके अंदर आ जाएगा पेज का कलर। तो ये फिर है ना मैं समझ रहा हूँ 5 मिनट में हो नहीं पाएगा, 5-7 मिनट में, तो इसे अगली क्लास में ही देखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा ना क्लास में आज बैकग्राउंड नॉइज भी आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि स्टूडियो के बाहर कुछ काम चल रहा है ड्रिलिंग वगैरह का, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हुआ होगा। ठीक है ना। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो यही है, एक तो वाटर मार्क लगाना, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरा पेज का कलर, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है, बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। और कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट पूछिए। बाकी तो देखो मैं जो गाइडेंस आपको देता हूँ मैं दोबारा दे रहा हूँ कि आप है ना थ्योरी जितनी पढ़ा रहा हूँ उतनी ध्यान से सुनते रहिए बस, इससे ज़्यादा कहीं से भी थ्योरी मत पढ़ना। MCQ प्रैक्टिस करिए जिसमें आप दो चीज़ें पहले फॉलो कर सकते हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल और मेरा एक टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब चैनल पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करके और MCQs की क्लासेस लेकर प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको पता ही है। और टेलीग्राम चैनल पर MCQs की PDF फाइल है और भी आने वाली हैं अब, तो उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में, अच्छा एक कमेंट आ गया, एक बच्चे ने लिखा सर आप पटना आ रहे हो 18 अक्टूबर को। देखिए मैं पटना 18 अक्टूबर को नहीं आ रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वरना मेरा भी मन था कि बाकी सारे टीचर्स है ना पहुंच रहे हैं जा रहे हैं तो मैं भी साथ में जाऊं उनके, और आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा मेरे को भी। ठीक है, सभी लोगों से मुलाकात हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली है ना किसी कारणवश, क्योंकि फैमिली में है ना कुछ मतलब काम है, अर्जेंट वर्क है उसी टाइम पर, ये उसी वीकेंड पर, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं जा पा रहा हूँ। बट हाँ, फिर कभी अगर मुझे मौका मिलेगा पटना आने का तो मैं ज़रूर पटना आऊँगा और आप सभी लोगों से मुलाकात करूँगा। इस बार नहीं आ पाऊँगा। बाकी राकेश यादव सर आ रहे हैं, पीयूष सर आ रहे हैं, अभिषेक सुमन सर आ रहे हैं, और अरुण सर आ रहे हैं, रीजनिंग वाले भी, इंग्लिश वाले भी। गगन प्रताप सर का है ना मेरे को कंफर्म नहीं है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली नहीं है। वैसे आ ही रहे होंगे, जब उनका पोस्टर जो बना है उसमें उनका भी फोटो है, वैसे फोटो मेरा भी है, आपने अगर देखा होगा तो पोस्टर जो बनाया गया है उसमें मेरा भी फोटो लगा, बट मैंने फिर बाद में कैंसिल करा दिया। जी बिल्कुल, है ना सभी जगह आने की है ना सोच रहे हैं सारे टीचर्स, राकेश यादव सर के है ना गाइडेंस में सभी टीचर्स ने ये सोचा है कि अब सबसे सारे स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे उन्हीं के शहर में जाकर। तो अभी रिसेंटली ना देहरादून में सभी स्टूडेंट से मिल के आए हैं, अब 18 अक्टूबर को पटना जा रहे हैं। अब इसके बाद आते ही वहां से फिर डिसाइड होगा कि नेक्स्ट कौन सी जगह स्टूडेंट से मुलाकात करें। तो जैसे कि आपने लिखा है ग्वालियर में भी आइए, तो बिल्कुल आएंगे, ग्वालियर में आएंगे या फिर इंदौर में आएंगे, कहीं ना कहीं तो आएंगे। अभी डिसाइड कर लिया कैरियल में कि कहीं ना कहीं है ना, मतलब टाइम टू टाइम पर थोड़े कुछ समय बाद एक सेमिनार टाइप का, एक मुलाकात टाइप की जरूर होगी पूरे इंडिया में, जहां जहां तक हमारी रीच है, जहां तक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि इतने शहरों में जाना है सभी स्टूडेंट से मुलाकात करना है। और एक बात और भी है, शायद बुक्स वगैरह भी है ना, जैसे सेमिनार में जा रहे हैं तो बुक्स वगैरह भी दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे
पब्लिशिंग हाउस की बुक्स हैं वो भी बच्चों को दी जा रही हैं। ठीक है, और एक मुलाकात हो जाती है। विशाल जी ने लिखा है सर बुलंदशहर कब। देखिए एक लिस्ट बनी है, इतना मुझे पता है, बट उस लिस्ट में है ना, मतलब कब किस शहर का नंबर आएगा वो अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। बट फिलहाल है ना, जैसे अभी 18 अक्टूबर का कंफर्म है, पटना को जा रहे हैं सारे टीचर्स, जिसमें मैं इस बार नहीं जा पा रहा, अगली बार जहाँ कहीं भी होगा मैं जरूर मैं जाऊंगा। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं सबसे मिल पाऊं। चलिए, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।